नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। क्या भाजपा कंफ्यूज हो गई है, या जैसे राहुल गांधी को कहा जाता है कि वो कंफ्यूज हैं, क्या उसी तरह भाजपा भी कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है? ये सवाल लोगों के दिमाग में इसलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तराखंड को या तो भाजपा समझ नहीं पा रही है या भाजपा को उत्तराखंड नहीं समझ में आ रहा है। आखिर में चल क्या रहा है, ये सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहा है। लेकिन अगर आप जो घटनाक्रम चल रहा है उसको जोड़े तो आपको एक नई तस्वीर उभर कर आएगी और उस तस्वीर से यह समझ में आएगा कि दरअसल जो उत्तराखंड में अब हुआ है उसके सियासी मायने क्या है। देखिए, कई दिन से जो तीरथ सिंह हैं वो दिल्ली में थे। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में किसी से मिलजुल नहीं रहे थे और अचानक कल रात उन्होंने कहा कि साहब अब हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, उसके बाद में तीरथ सिंह रावत बने। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने की अपनी एक कहानी है, उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना जरूर बताऊंगा कि उनको जो हटाया गया उस हटाए जाने के कुछ अंदरूनी कारण थे और वो एकदम नहीं थे जो बताए जा रहे हैं। कारण कुछ और थे, लेकिन वो कारण चूंकि नितांत ऐसे हैं जो आप ये समझिए कि जिस पर बात करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो कारण नहीं है जो पब्लिक डोमेन में है। खैर, तो अब तीरथ सिंह को लाया गया। अब तीरथ सिंह रावत ने रिजिग्नेशन क्यों दिया? पहला सवाल तो यही है। तमाम कहानी किससे चल रहे हैं, लेकिन तीरथ सिंह रावत जो है वो विधायक है नहीं, उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनको चुनाव के जरिए लाना पड़ेगा। चुनाव के जरिए लाने का मतलब एक उपचुनाव कराएं और उस उपचुनाव के जरिए तीरथ सिंह रावत को पहुंचाया जाए कहां? विधानसभा। अब अगर आप तीरथ सिंह रावत के लिए चुनाव कराएंगे तो एक चुनाव और भी कराना पड़ेगा। वो चुनाव जो चुनाव कराने के लिए मालदा भेजा गया है प्रधानमंत्री के पास। मालदा माने मालदा आम भेजा गया है पीएम के पास। मतलब वो आम आया है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी पीएम को मनाने में अब जुटी हुई है, क्योंकि ये उनके लिए जरूरी है, चुनाव कराना जरूरी है। वो मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन विधायक नहीं है। अब अगर वहां विधान परिषद लानी है तो भी सेंटर चाहिए, और अगर उपचुनाव कराना है तो भी सेंटर चाहिए, क्योंकि उपचुनाव की घोषणा तो चुनाव आयोग ही करेगा। तो अब यहां जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही है। ऐसा मुझे लगता है कि दरअसल जो तीरथ सिंह रावत को हटाया गया है या उनसे कहा गया है कि आप इस्तीफा दीजिए, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये वो बिसात है जिस बिसात पर ममता बनर्जी को संभवतः पटखनी देने की कवायद है। ऐसा लगता है कि जो मौजूदा हालात है और जो कोरोना का प्रकोप है उसमें ऐसा लगता है कि अभी सरकार और चुनाव आयोग इस मन में नहीं है कि कहीं कोई उपचुनाव कराया जाए। क्योंकि आप देखिए कि तकरीबन 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। 2 मई को वहां विधानसभा का गठन हुआ है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चुनाव कराने, और इसी दरमियान तीसरी लहर का भी प्रकोप की बात चल रही है। तो अब तीसरी लहर से निपटा जाए कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाए। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत का समय भी अब जो है ज्यादा बचा नहीं है, माफ करिए, तीरथ सिंह रावत को भी उपचुनाव कराना ही पड़ेगा अगर विधायक बनवाना है। तो जो स्थितियां हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे फिर से ये रिपीट हो और सरकार के ऊपर ये आक्षेप लगे कि देखिए ये नियंत्रण नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, और इसलिए जो है वो इस मोड में है ही नहीं है कि अभी चुनाव कराया जाए। अब अगर ऐसा है और इस वजह से तीरथ सिंह रावत को हटना पड़ा है तो ममता बनर्जी का क्या होगा? क्योंकि अगर सेंटर इस मोड में नहीं है कि वो चुनाव कराने के मोड में नहीं है और चुनाव वो कराएगा तभी बात बनेगी। लेकिन अगर
केंद्र सरकार चुनाव उपचुनाव कराने के मोड में नहीं रहता है, या आप ये कहिए कि इलेक्शन कमीशन, हम केंद्र सरकार को भी निकाल देते हैं, इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर आरोप लगा और जिसके बारे में कहा गया कि क्यों ना इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। तब अगर ऐसी स्थिति है और इस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं, तो चुनाव आयोग चुनाव कराने क्यों जाएगा? क्योंकि वही नहीं, जो यूपी का पंचायत चुनाव हुआ था, उस पंचायत चुनाव में भी कोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया था। ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग साहस जुटाएगा कि वो उपचुनाव करवाए, वह भी तब जबकि कोरोना का खतरा आसन्न बना हुआ है। तमाम डॉक्टर ये कह चुके हैं कि 1 से 1.5 महीने में तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए जरूरी वैक्सीनेशन है। अब अगर चुनाव कराएंगे तो पूरा अमला, जो वहां का स्थानीय अमला है, वो फिर से चुनाव में भिड़ जाएगा। और 2 जगह 2 मुख्यमंत्री जब उपचुनाव लड़ेंगे तो क्या माहौल होगा, ये सबको पता है। तो क्या इसकी वजह से तीरथ सिंह रावत को कहा गया कि आप रिजाइन दीजिए, चुनाव नहीं पड़ना है? अब अगर तीरथ सिंह रावत को रिजाइन दिया गया कि चुनाव नहीं पड़ना है, तो क्या ममता बनर्जी के लिए अलग से चुनाव होगा? और क्या चुनाव आयोग फिर ये जोखिम उठाएगा कि अब हम उपचुनाव कराएं? वो भी तब जब उसके ऊपर तमाम तरह के आक्षेप लग चुके हैं, और तमाम लोगों ने लिखा भी है, सेकुलर लोगों ने भी लिखा है कि इनको चुनाव नहीं कराना था, चुनाव टाल देना था। तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार को अगर हम दरकिनार भी कर दे, तो क्या चुनाव आयोग चुनाव कराने की स्थिति में होगा? हमको नहीं लगता कि चुनाव आयोग की ऐसी कोई मंशा है। और अगर उसकी मंशा नहीं है तो ममता बनर्जी का क्या होगा? ममता बनर्जी जो चुनाव हारी हैं, इस भरोसे बनी है कि हम उपचुनाव जीत लेंगे, लेकिन जब उपचुनाव होगा तब जीतेंगे। और विधान परिषद भी बनना इतना सहज तो है नहीं। और जो दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर और उनकी सरकार को, हम ये कहें ममता बनर्जी सरकार को लेकर एक जनहित याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो यही कह रहा है कि आप राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्देश दीजिए सेंटर को। ऐसी स्थिति में जब एक याचिका चली गई है, हाई कोर्ट खुद कह रहा है कि ये जो गलत हो रहा है, जो जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है उन पर FIR किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये तो राज्य सरकार गलत कर रही है। ये जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं, और बंगाल में जो चुनाव कराना कितना खतरनाक है ये चुनाव आयोग जानता है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना भी है, हिंसा भी है, और चुनाव आयोग पर कोर्ट का चाबुक और चुनाव आयोग के खिलाफ एक जनमत भी है। इस स्थिति में क्या चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल का चुनाव कराएगा, उपचुनाव, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव? तो और या तीरथ सिंह रावत का जो उपचुनाव था कि वहां तीरथ सिंह रावत का भी अगर उपचुनाव उनके लिए उपचुनाव होता तो भी स्थिति तो कोरोना की है। तो इसलिए उनको रिजाइन दिला दिया गया कि आपकी वजह से हमको चुनाव कराना पड़ेगा, आप जाइए, और अभी इस सब पछड़े में फंसना नहीं है। तो वो तो चले गए। तो क्या अब दीदी भी जाएंगी? दीदी का भी जाना तय होगा। जब चुनाव होगा नहीं तो पद पे आप बने नहीं रह सकते, और 6 महीने की मोहलत होती है। ये बड़ा दिलचस्प मामला लग रहा है, और ऐसा जान पड़ता है कि भाजपा ने, या हम ये कहें कि भाजपा के रणनीतिकारों ने जानबूझकर इस तरह की रणनीति अपनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे। यह मेरा अपना मानना है। हो सकता है मेरा मानना गलत हो, और हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत को लेकर कोई जेन्युइन समस्या हो, और हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत 2022 के चुनाव के लिए जो भाजपा चाहती कि वहां जीते, उसके लिए ज्यादा अनुकूल ना हो, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्यादा अनुकूल नहीं उनको दिख रहे थे। तो हो सकता है वैसे इनसे भी 2-3 महीने में बड़ी नाराजगी पैदा हो गई हो, एक कारण ये हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो यही कि चुनाव आयोग लगता है
कि इस कोरोना काल में अब चुनाव कराने के मूड में नहीं है, उपचुनाव तो कतई कराने के मूड में नहीं है, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो ऐसी भयावह स्थिति में हमको लगता है कि इस चीज को देखते हुए और समझते हुए तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा हुआ है। अब क्या ममता बनर्जी भी इस्तीफा देंगी? क्योंकि अगर ये स्थिति और परिस्थिति है और हम तमाम भाजपा की स्ट्रेटेजी को खारिज कर दें और इस स्थिति परिस्थिति पे आए, तो अब लगता है कि ममता बनर्जी का जाना तय है। खैर क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ये एक आकलन है। अब कितना इसमें आपको सच्चाई दिखती है या हम आपको क्यों कहें, मतलब ये एक एनालिसिस है। अब ये कितना सही है ये तो समय बताएगा, लेकिन एक संभावना ये नजर आती है। खैर, तो बाकी तो ममता बनर्जी के अपने किस्से हैं। ममता बनर्जी के सरकार के, ये निजी तौर पे मत लीजिएगा, ये ममता बनर्जी सरकार के किस्सों की बात हो रही है। तो उसके तो और कई फलसफे हैं, उस पर हम लोग फिर जाएंगे और उस पर बात करेंगे। एक जम्मू कश्मीर वाला मसला है जिस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर एक अपनी ठीक ठाक तैयारी भी हो रही है। उसमें और कई चीज़ें ऐड ऑन होंगी। उसमें पीओके वाला भी एक मसला है, और खासकर जो अभी ताज़ा घटनाक्रम है उसको भी लेकर, और डिलिमिटेशन वाला तो मसला हम लोगों ने आपसे कहा ही था कि वो है, ये उन सब को लेकर हम लोग बात करेंगे। और चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग इससे जुड़े। जब आप शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो मतांतर को समृद्ध करने में आप अपना अमूल्य सहयोग दीजिए, ये हमारा आपसे निवेदन है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई जानकारी, नए विश्लेषण और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम।